तो चलिए शुरू करते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला का दूसरा पार्ट। जैसा कि हमने डिस्कस किया है इससे पहले, लेंस मेकर फॉर्मूला किसी लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और रेडियस ऑफ कर्वेचर, दोनों ही स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के रेडियस ऑफ कर्वेचर्स, तथा रिफ्रैक्टिव इंडिसेस, जिस मटेरियल से ये लेंस बना हुआ है तथा इसके सराउंडिंग्स में जो मीडियम है, उन दोनों का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इंडिसेस है मुझे कहना चाहिए, जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडिसेस है जो कि N2 और N1 है, उन सारे के बीच का रिलेशन बताता है। ये है लेंस मेकर फॉर्मूला। पहले पार्ट में, इसके पहले पार्ट में हमने ये देखा था कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और रेडियस ऑफ कर्वेचर तथा रिफ्रैक्टिव इंडिसेस के बीच क्या रिलेशन होता है जब ऑब्जेक्ट रेयरर मीडियम में होता है, यहां पर ऑब्जेक्ट है, और इमेज रियल बनता है। तो हमने ये पाया था कि वो रिलेशन कुछ ऐसा होता है। इसका जो सेकंड पार्ट है, इस सेकंड पार्ट में हम ये देखेंगे कि इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और रेडियस ऑफ कर्वेचर तथा रिफ्रैक्टिव इंडिसेस के बीच जो रिलेशन है वो क्या होता है जबकि ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो और वो रेयरर मीडियम में हो। तो ये रहा एक ऑब्जेक्ट जिसका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये N2 है, और ये जो सराउंडिंग्स है इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये N1 है। यहां पर एक इंसिडेंट रे ये प्रोपगेट कर रहा है इस डेंसर मीडियम में, कुछ ऐसे। ये है इंसिडेंट रे, और ये बहुत क्लियर है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये रियल नहीं, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। ये आगे यहां पर कहीं पर मर्ज करता, तो इसे अगर हम कहें कि ये ऑब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट रियल नहीं होगा बल्कि वर्चुअल होगा। तो ये पॉइंट O ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, और ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट ये रेयरर मीडियम में है, और ये लाइट रे रिफ्रैक्ट कर जाता है। रिफ्रैक्ट करने के बाद ये कुछ ऐसे प्रोपगेट करता है और यहां पर प्रिंसिपल एक्सिस में आके मीट करता है यहां। तो इस पॉइंट को हम कहेंगे यहां पर इमेज बनेगा, और ये पॉइंट है I। और ये जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर कुछ यहां पर है C। तो अगर हम C से लेके उस पॉइंट पे जहां कि ये इंसिडेंट रे रिफ्रैक्ट कर रहा है या फिर इंसिडेंट कर रहा है इस स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं, ये है पॉइंट A। तो अगर C से लेके A तक हम मिलाते हैं एक लाइन सेगमेंट से इन दोनों पॉइंट्स को, तो हम कह सकते हैं CA जो है ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब हम क्या करेंगे, A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस पे। तो हमने ड्रॉप कर दिया एक यहां पर परपेंडिकुलर, और इसे नाम दे देते हैं, चलिए ये है N। और ये जो पॉइंट है ये स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस का पोल है P। अब हम CA को थोड़ा आगे प्रोपगेट कर देते हैं कुछ इस तरह से। CA को अगर हम आगे बढ़ा देते हैं कुछ आगे इस तरह से, और इसे यहां पर एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। ये पॉइंट फॉर एग्जांपल ये है M। कुछ एंगल्स का वैल्यू लिख लेते हैं। ये जो एंगल है ये एंगल ये है अल्फा, ये जो एंगल है AIN, एंगल AIN ये है बीटा, और एंगल ACN ये एंगल है गामा। उसी तरह से जो इंसिडेंट रे यहां पर इंसिडेंट कर रहा पॉइंट A पे, अगर पॉइंट A से देखें तो आप पाएंगे ये जो है CM लाइन जो है, ये लाइन इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे इस पॉइंट में नॉर्मल होगा, क्योंकि ये C जो है इस स्फेरिकल सरफेस का सेंटर है। और हमें पता है सेंटर से अगर एक स्फेयर के किसी भी पॉइंट को हम मिलाते हैं एक लाइन सेगमेंट से, तो वो लाइन सेगमेंट उस स्फेयर पे, उस जगह पे परपेंडिकुलर होता है। तो हम इस एंगल को, इंसिडेंट रे उस नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहा है, इस एंगल को कह सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, यहां पर देखिए AI जो है, ये रिफ्रैक्टेड रे जो है, ये जो एंगल बनाएगा उस नॉर्मल के साथ, वो होगा ये वाला एंगल। इसे हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R।
अब यहां भी हम कुछ अज्यूम करेंगे, वो अजम्पशंस हम लिख लेंगे। उससे पहले इस n1 को हम थोड़ा ऐसे लिखते हैं ताकि जगह मिले। ये मीडियम जो है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, और कुछ अजम्पशंस हम यहां कंसीडर करेंगे। सो अजम्पशंस पिछले केस की तरह ही यहां भी हम अज्यूम करेंगे कुछ अजम्पशंस। ये है कि अल्फा, बीटा और गामा, एंगल अल्फा, बीटा और गामा, ये तीनों बहुत छोटे हैं। अगर आप पिछला वीडियो देखे हैं तो वहां पर हमने चर्चा किया है कि हम ऐसा क्यों अज्यूम करते हैं। ऐसा करने से हमें जो फॉर्म मिलता है इक्वेशन का वो बड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म होता है और हम आगे बढ़ सकते हैं। वैसे अगर ये कंसीडर ना करें अल्फा, बीटा और गामा बहुत छोटे हैं, तो हमें जो इक्वेशन मिलेगा वो इक्वेशन इतना कॉम्प्लिकेटेड होगा कि उसे इक्वेट करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो ये स्पेशल केस है कि अल्फा, बीटा और गामा बहुत छोटे जब हों। इसका मतलब ये कि जो हम इसी से आगे बढ़ते हुए लेंस मेकर्स फॉर्मूला प्रूव करेंगे या फिर डिराइव करेंगे, तो वहां पर जो लेंस हमें मिलेगा, वो जो लेंस होगा उसका अपार्चर छोटा होना चाहिए। इसी का फिजिकल सिग्निफिकेंस है अल्फा, बीटा, गामा का छोटा होने का मतलब। तो वो लेंस का अपार्चर बहुत छोटा होगा, साथ ही साथ रिलेटिवली ये जो ऑब्जेक्ट होगा, ये जो इमेज बनेगा और जो रेडियस ऑफ कार्वेचर होगा, वहां पर 2 रेडियस ऑफ कार्वेचर्स होंगे। तो जो रेडियस ऑफ कार्वेचर्स होंगे वो सारे रिलेटिवली काफी बड़े होंगे। किसके रेस्पेक्ट में? अपार्चर के रेस्पेक्ट में। अर्थात ये जो अपार्चर है, ये लेंथ, इसे हम अपार्चर कहते हैं। सो ये अपार्चर रिलेटिवली छोटा होगा। किसके रेस्पेक्ट में? ये जो इमेज डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस, और ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक, और ये जो रेडियस ऑफ कार्वेचर है, ये वाला डिस्टेंस, इनके रेस्पेक्ट में वो काफी छोटा होगा। तो जब ये सारे एंगल्स बहुत छोटे होंगे तो इसका मतलब ये भी है कि एंगल आई और एंगल आर, अर्थात एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये भी बहुत छोटे होंगे, आर वेरी स्मॉल। और जब ये सारे छोटे होंगे, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं, यहां से ये ऑब्जेक्ट है, मान ले कि ये एंगल अल्फा बहुत छोटा है, तो ये अल्फा बनेगा मान ले। चीजें हमें समझ में आए इसीलिए हमने बड़ा ड्रॉ किया। तो अल्फा जब बहुत छोटा होगा, तो जब हम परपेंडिकुलर इस पॉइंट से इस प्रिंसिपल एक्सिस में ड्रॉप करेंगे, तो वो पॉइंट यहां पर जो बनेगा पॉइंट एन, वही पॉइंट पी पॉइंट के साथ कोइंसाइड कर जाएगा लगभग। अल्फा जितना छोटा होगा, एन और पी उतना क्लोज होते जाएंगे। और चूंकि बाकी जो डिस्टेंसेस हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सारे रिलेटिवली बहुत बड़े हैं, तो हम एन और पी को मान सकते हैं एक ही पॉइंट है। सो इस तरह के सिचुएशन में ये जो एन पी होगा, अर्थात ये जो लाइन सेगमेंट है एन से लेके पी तक, ये एन पी बहुत छोटा होगा। सो एन पी, लाइन सेगमेंट एन पी इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। इसी को हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि पॉइंट पी एंड एन कोइंसाइड, ये दोनों एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड कर जाएंगे। सो ये है अजम्पशन, मेन अजम्पशन। इसका मतलब ये सारे भी हैं। तो ये सारे अजम्पशंस अगर हम कंसीडर करें तो फिर हमें जो फॉर्म मिलेगा वो फॉर्म एलिगेंट होगा और उससे जाके हम लेंस मेकर्स फॉर्मूला बना सकते हैं। अब देखते हैं आगे। यहां पर सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे ट्राइंगल ए सी ओ। तो वो ट्राइंगल एक बार देख ले, ए सी ओ। सो ए सी ओ, इस ट्राइंगल में आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे ये आई जो है ये एक्सटर्नल एंगल है और ये गामा और ये अल्फा दो अपोजिट इंटरनल एंगल्स है। तो इस ट्राइंगल में हम कह सकते हैं, इन ट्राइंगल ए सी ओ हम कह सकते हैं कि आई इज इक्वल टू गामा प्लस अल्फा। चलिए मैं अल्फा प्लस गामा लिख लेता हूं। आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। चूंकि अल्फा और गामा बहुत छोटे हैं तो अल्फा के जगह हम टेंजेंट ऑफ अल्फा और गामा के जगह हम टेंजेंट ऑफ गामा लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जब एक एंगल बहुत छोटा होता है, फॉर एग्जांपल अल्फा, ये बहुत छोटा है तो हम कहेंगे ये टेंड्स टू 0 है। इस तरह के सिचुएशन में टेंजेंट ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा ये होता है 1 के बराबर। तो इस अल्फा को अगर हम ट्रांसपोज करें अपोजिट साइड में तो हमें मिलेगा टेंजेंट ऑफ अल्फा इज इक्वल टू अल्फा।
और ऐसा कब होता है? जब अल्फा बहुत छोटा होता है। तो जब बहुत छोटे एंगल्स हो जैसे कि अल्फा और गामा, तो अल्फा और गामा की जगह हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं टेंजेंट ऑफ अल्फा। सो ये बराबर है टेंजेंट ऑफ अल्फा, और टेंजेंट ऑफ गामा जो कि बराबर होगा गामा के, तो गामा की जगह हम लिखेंगे टेंजेंट ऑफ गामा। सो ये क्या है? ये है आई। सो इससे आगे हम कह सकते हैं आई इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ अल्फा। तो टेंजेंट ऑफ अल्फा पता करने के लिए आप इस ट्राइंगल में देखें ANO, इस ट्राइंगल में आप पाएंगे कि टेंजेंट ऑफ अल्फा, अल्फा ये वाला एंगल है, टेंजेंट ऑफ अल्फा इज इक्वल टू दिस साइड डिवाइडेड बाय दिस साइड। तो यहां पर हम कहेंगे कि कुछ चीजें जो कि मिस हो गया था वो यहां पर लिख लेते हैं कि पॉइंट P से, जो कि पोल है, P से पॉइंट O तक का जो डिस्टेंस है, ये तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, सो ये है U, POU है। और पॉइंट P से I तक का जो डिस्टेंस है ये है V, इमेज डिस्टेंस। ये पॉइंट I में इमेज बन रहा है। और P पॉइंट से पॉइंट C तक का जो डिस्टेंस है ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर R। तो यहां पर हम और भी चीजें लिख लेते हैं, वो ये कि यहां पर जो PO है, PO ये बराबर किसके है? देखें P से लेके O तक ये बराबर है U के। सो ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। चूंकि इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रहा है, अर्थात लेफ्ट टू राइट, और हम सारे डिस्टेंसेस को मेजर करते हैं पोल से, तो जब PO अर्थात ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम मेजर करेंगे तो P से लेके O तक हम मेजर करेंगे, और डायरेक्शन सेम होगा किसके? प्रोपगेशन ऑफ इंसिडेंट रे के। तो इसे जो कंसीडर किया जाएगा, इस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को, इसे पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा। तो हम इसे कंसीडर करेंगे प्लस U। अब देखिए इमेज डिस्टेंस P से लेके I तक, और इसका जो डायरेक्शन होगा मेजर करने का, ये उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे प्रोपगेट कर रहा है, तो ये भी पॉजिटिव होगा। सो PI जो कि बराबर है V के, इमेज डिस्टेंस के, और ये है पॉजिटिव। अब देखिए PC जो कि है रेडियस ऑफ कर्वेचर, पर हम यहां मेजर जो कर रहे हैं ये P से लेके C तक हम इंसिडेंट रे के प्रोपगेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं। इस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे आगे बढ़ रहा है, तो ये होगा नेगेटिव। और रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने माना ये है R, तो ये हो जाएगा नेगेटिव R। इसे हम आगे यूज करेंगे इन सारी चीजों को। तो फिलहाल यहां पर टेंजेंट ऑफ अल्फा, इसके जगह पे हम ये कहेंगे कि ये बराबर होगा AN डिवाइडेड बाय NO, जैसा कि हमने बात किया है। सो AN डिवाइडेड बाय NO के जगह हम कह सकते हैं PO, क्योंकि P और N ये दोनों पॉइंट बहुत क्लोज है, तो NO के जगह PO कहना गलत नहीं होगा। सो हम कह सकते हैं ये बराबर है PO के। अब देखिए टेंजेंट ऑफ गामा के लिए हम जो ट्राइंगल कंसीडर करेंगे वो होगा ट्राइंगल ACN। इस ट्राइंगल में देखिए ये एंगल है गामा, तो टेंजेंट ऑफ गामा ये बराबर होगा ये साइड डिवाइडेड बाय ये साइड। तो हम कह सकते हैं ये बराबर होगा AN डिवाइडेड बाय NC। NC को हम PC भी कह सकते हैं, क्योंकि N और P ये दोनों पॉइंट्स को कोइंसाइड करेंगे लगभग। सो AN डिवाइडेड बाय PC। सो टेंजेंट ऑफ गामा इज इक्वल टू AN डिवाइडेड बाय PC। अब देखें हम एक दूसरा ट्राइंगल कंसीडर करेंगे इन ट्राइंगल ACI। ट्राइंगल ACI में देखें, उस ट्राइंगल को पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये है वो ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में ये जो एंगल R है, जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये एंगल एक्सटर्नल एंगल है, और इसके ऑपोजिट दो इंटरनल एंगल्स है गामा और बीटा। तो इस फिगर से हम कह सकते हैं कि R इज इक्वल टू गामा प्लस बीटा। सो R इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा। इससे आगे हम कहेंगे कि R इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ बीटा प्लस टेंजेंट ऑफ गामा, क्योंकि बीटा और गामा ये दोनों बहुत छोटे एंगल्स हैं, तो बीटा की जगह हम टेंजेंट ऑफ बीटा और गामा की जगह टेंजेंट ऑफ गामा लिख सकते हैं। अब देखिए टेंजेंट ऑफ बीटा का वैल्यू कितना होगा, इसके लिए हम एक ट्राइंगल कंसीडर करेंगे। टेंजेंट ऑफ बीटा के लिए जो ट्राइंगल हम कंसीडर करेंगे वो ट्राइंगल होगा ये ट्राइंगल ANI।
यहां पर देखिए ये एंगल है बीटा, तो टेंजेंट ऑफ बीटा होगा ये साइड डिवाइडेड बाय ये साइड, अर्थात हम कहेंगे ये बराबर होगा ए एन डिवाइडेड बाय एन आई। एन आई की जगह हम पी आई भी कह सकते हैं, सो ए एन डिवाइडेड बाय पी आई। ए एन डिवाइडेड बाय पी आई प्लस टेंजेंट ऑफ गामा, इसका वैल्यू हमने पता लगाया है, ए एन डिवाइडेड बाय पी सी, सो ए एन डिवाइडेड बाय पी सी। तो ये हमने पता लगाया आर का वैल्यू। अब इससे आगे देखिए, ये आई है एंगल ऑफ इंसिडेंस और यहां आर है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इन दोनों को हम इंटर रिलेट कर सकते हैं स्नेल्स लॉ से, तो यहां पर इन दोनों को चलिए इंटर रिलेट कर लेते हैं विथ स्नेल्स लॉ। सो फ्रॉम स्नेल्स लॉ हम कह सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, जिसमें कि रिफ्रैक्टेड रे प्रोपगेट कर रहा है, विथ रेस्पेक्ट टू द सेकेंड मीडियम जिसमें कि इंसिडेंट रे है, यह बराबर होता है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। हमेशा ध्यान रखें कि स्नेल्स लॉ में जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कंसीडर करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू अदर मीडियम, तो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कंसीडर करते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उस मीडियम में रिफ्रैक्टेड रे प्रोपगेट करता है। और जिसके रेस्पेक्ट में हम कंसीडर करते हैं, यहां पर सेकेंड मीडियम के रेस्पेक्ट में हम कंसीडर कर रहे हैं, तो जिस मीडियम के रेस्पेक्ट में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंसीडर करते हैं, उस मीडियम में इंसिडेंट रे प्रोपगेट करता है। तो इस केस में देखिए, इंसिडेंट रे जो प्रोपगेट कर रहा है ये डेंसर मीडियम में प्रोपगेट कर रहा है, और जो रिफ्रैक्टेड रे है ये रेयरर मीडियम में प्रोपगेट कर रहा है। तो यहां पर हम जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंसीडर करेंगे ये होगा रेयरर मीडियम, अर्थात मीडियम 1 का विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 2। सो यहां से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो साइन आई के जगह हम आई लिख सकते हैं और साइन आर के जगह हम आर लिख सकते हैं, क्योंकि आई और आर दोनों बहुत छोटे हैं और हमें पता है कि लिमिट फॉर एग्जांपल आई टेंड्स टू 0, अर्थात आई अगर बहुत छोटा हुआ, एंड इस केस में साइन आई डिवाइडेड बाय आई इज इक्वल टू 1, तो इससे आगे हम इस आई को अगर ट्रांसपोज करके ले जाएं अपोजिट साइड में, तो हम कह सकते हैं कि साइन आई या साइन ऑफ आई इज इक्वल टू आई। कब? जब आई बहुत छोटा हो। तो जब एंगल बहुत छोटा हो तो साइन ऑफ दैट एंगल इज इक्वल टू दैट एंगल, हम ये कह सकते हैं। तो यहां पर साइन आई की जगह हम आई लिख सकते हैं। यहां पर ध्यान रखें, जब भी हम कहते हैं कि साइन आई इज इक्वल टू आई, जब आई बहुत छोटा है, तो इस आई को मेजर किया जाता है रेडियंस में, डिग्री में नहीं, ये ध्यान रखें। तो जो भी हो, साइन आई की जगह हम लिखेंगे आई और आर, साइन आर की जगह लिखेंगे आर। उससे पहले इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं n1 डिवाइडेड बाय n2, अर्थात एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। सो ये बराबर होगा I डिवाइडेड बाय R के। तो इससे आगे हम ये कह सकते हैं कि n1 डिवाइडेड बाय n2 इज इक्वल टू आई के जगह ये वैल्यू और आर के जगह ये वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो पहले ही हम अगर ए एन को कॉमन आउट कर लेते हैं आई के जगह, तो यहां पर ए एन को हमने कॉमन आउट कर दिया और ब्रैकेट के अंदर हमें मिला 1 डिवाइडेड बाई पी ओ प्लस 1 डिवाइडेड बाई पी सी डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में देखे आर है, आर के जगह हम ये सब्सटीट्यूट करेंगे, ए एन को हम कॉमन आउट करेंगे तो हमें मिलेगा ए एन और ब्रैकेट के अंदर मिलेगा हमें 1 डिवाइडेड बाई पी आई प्लस 1 डिवाइडेड बाई पी सी। और यहां न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों से ए एन अगर हम कैंसिल कर देते हैं तो देखिए हमें क्या मिला, हमें मिला ये वाला इक्वेशन। यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम कह सकते हैं कि n1 इंटू दिस वन इज इक्वल टू n2 इंटू दिस एक्सप्रेशन। सो पहले n2 को लिख लेते हैं। सो हम कहेंगे कि n2 इंटू 1 ओवर पी ओ प्लस 1 ओवर पी सी इज इक्वल टू n1 इंटू 1 ओवर पी आई प्लस 1 ओवर पी सी। इसे हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि यह है n2 डिवाइडेड बाई पी ओ प्लस n2 डिवाइडेड बाई पी सी इज इक्वल टू n1 डिवाइडेड बाई पी आई प्लस n1 डिवाइडेड बाई पी सी। अब इससे आगे हम क्या करेंगे, देखें यहां पर जो पीसी वाला टर्म है इन दोनों को एक साथ रखेंगे और यहां पर
पीओ और पीआई वाले टर्म को एक साइड में रखेंगे, क्योंकि पीओ जो है ये देखें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, पीआई इमेज डिस्टेंस है, और पीसी जो है ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो इससे आगे हम कहेंगे कि N2 डिवाइडेड बाई पीओ माइनस N1 डिवाइडेड बाई पीआई, इस टर्म को हम ट्रांसपोज करेंगे अपोजिट साइड में, इज इक्वल टू N1 डिवाइडेड बाई पीसी माइनस N2 डिवाइडेड बाई पीसी, इस टर्म को हम ट्रांसपोज करेंगे इस साइड में। सो यहां पर हम कह सकते हैं कि ये बराबर होगा N2 डिवाइडेड बाई पीओ, पीओ के जगह हम लिख सकते हैं U, P से लेके O तक, पीओ के जगह हम लिखेंगे U और ये होगा पॉजिटिव U। उसी तरह से पीआई के जगह हम लिखेंगे प्लस V और पीसी के जगह हम लिखेंगे नेगेटिव R। सो माइनस N1 डिवाइडेड बाई V इज इक्वल टू, पीसी के जगह हम लिखेंगे नेगेटिव R और न्यूमरेटर में N1 माइनस N2। तो अगर इस नेगेटिव साइन को हम एलिमिनेट करना चाहते हैं तो हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ही टर्म को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमें जो मिलेगा वो होगा, यहां पर भी हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहां भी -1 से अगर मल्टीप्लाई करें तो डिनोमिनेटर बन जाएगा पॉजिटिव R प्लस R और न्यूमरेटर बन जाएगा N2 माइनस N1। सो N2 माइनस N1 डिवाइडेड बाई R। और हमने इंटर रिलेट कर लिया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर तथा रिफ्रैक्टिव इंडिसेस को। जब जो ऑब्जेक्ट है ये वर्चुअल है, ये ऑब्जेक्ट वर्चुअल है और ये रेयरर मीडियम में है, और इमेज जो है ये इमेज रियल बन रहा है। अगले पार्ट में हम लेंस मेकर्स फॉर्मूला को डिराइव करेंगे। हम यूज करेंगे दो इक्वेशन, एक तो पार्ट 1 में डिराइव किया गया ये वाला इक्वेशन, और हम यूज करेंगे जो अभी हमने डिराइव किया इस वीडियो में पार्ट 2 में ये वाला इक्वेशन। इन दोनों को यूज करते हुए हम लेंस मेकर्स फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं।